नमस्कार दोस्तों, आज से पॉलिटी प्रवाह पर हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल बाय आर्टिकल। आप बिलीव करिए कि यार अगर आपने आर्टिकल 12 को समझ लिया ना, तो फंडामेंटल राइट्स का जो आधा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यार आपके राइट्स क्या हैं, असली सवाल ये है कि आपके राइट्स वायलेट कर कौन रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन किस पर लागू होता है, और इसी का जवाब देता है आपके आर्टिकल 12। सपोज कीजिए एक प्राइवेट कोचिंग ने आपको एडमिशन देने से मना कर दिया है, तो क्या आप आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के अंडर सीधा कोर्ट जा सकते हैं क्या? वहीं दूसरा केस आता है कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने बिना किसी रीजन के आपका एडमिशन ही रिजेक्ट कर दिया है। अब देखिए डिफरेंस ना सिर्फ एक वर्ड का है, स्टेट, और स्टेट का मीनिंग हमें बताता है आर्टिकल 12। देखिए सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी चाहिए कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट लिखा है ना, इसका मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, यह स्टेट का ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग है। आर्टिकल 12 कहता है कि आपके स्टेट में कुछ चीज़ें हैं जो इंक्लूड करी जाएंगी, जिसमें सबसे पहले आती है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, सब कवर्ड होंगे। नंबर 2 इज स्टेट गवर्नमेंट्स, चीफ मिनिस्टर, स्टेट डिपार्टमेंट्स, सेक्रेटेरिएट्स, सब कुछ आर्टिकल 12 के अंडर आएगा। नंबर 3 इज योर पार्लियामेंट विच इज लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों। नंबर 4 इज योर स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा एंड विधान परिषद, विधान परिषद जहां जहां पे भी एग्जिस्ट करती हो। नंबर 5 इज लोकल अथॉरिटीज, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, जिला परिषद, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, डेवलपमेंट अथॉरिटीज सब। और सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है अदर अथॉरिटीज, और यही आपके एग्जाम का सबसे फेवरेट पोर्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी डेफिनेशन नहीं दी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। क्वेश्चन आता है क्या सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही स्टेट है क्या? तो नहीं, कई बार गवर्नमेंट कंपनीज भी स्टेट हो सकती हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंट्स, अथॉरिटीज, कभी कभी गवर्नमेंट फंडेड सोसाइटीज भी। लेकिन हर गवर्नमेंट फंडेड बॉडी ऑटोमेटिकली स्टेट नहीं बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ टेस्ट दिए हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूशन पर गवर्नमेंट का डीप कंट्रोल है ना, तो गवर्नमेंट उसे फंड करती है, पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करे, गवर्नमेंट उसे डोमिनेट करे, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि कोर्ट उसे आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट मान ले। अब आते हैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पर, जिसमें सबसे पहले राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस। देखिए कोर्ट ने कहा कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज जो हैं वो भी आपकी स्टेट हो सकती हैं। ये आपके आर्टिकल 12 का एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद सुखदेव सिंह केस में LIC, ONGC, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये सब स्टेट मानी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है सर अजय हासिया का केस। ये एग्जाम का बड़ा फेवरेट जजमेंट है। कोर्ट ने कहा कि यार नाम मैटर नहीं करता है, कंपनी है, सोसाइटी है, कॉर्पोरेशन है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर गवर्नमेंट का इफेक्टिव कंट्रोल है ना, तो वो आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट हो सकती है। और उसके बाद एक मॉडर्न केस विच इज प्रदीप कुमार विश्वास केस। कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिकली क्लेरिफाई किया कि सिर्फ फंडिंग इनफ नहीं है, गवर्नमेंट का परवेसिव कंट्रोल भी होना चाहिए। तो सवाल आता है कि आर्टिकल 12 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बड़ा सिंपल है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जनरली स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स होते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट है ना, तभी आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 19, 21 जैसे फंडामेंटल राइट्स को इन्वोक कर सकते हैं। अगर 30 सेकंड में इस चीज को हम रिवाइज करें तो वी कैन से कि आर्टिकल 12 डिफाइन स्टेट्स। स्टेट मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, इसमें आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज को सुप्रीम कोर्ट केसेस बाय केसेस डिसाइड करती है, और इसी आर्टिकल की वजह से फंडामेंटल राइट्स आपके इन्फोर्स हो पाते हैं। कल मिलेंगे हम आर्टिकल 13 के साथ, जहां हम समझेंगे कि यार अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होना तो उसका क्या होता है। बिलीव मी, अगर आर्टिकल 13 समझ लिया तो जुडिशियल रिव्यू की फाउंडेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। आप देख रहे हैं पॉलिटी प्रभा। जय हिंद।